जिम्मेदारी के साथ फैज अहमद जी के सामने ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बंगाल के पास बहुत अमूल्य विरासत है, जैसे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और आज हम उनकी धरती पे खड़े हैं। आज जो यह ऐतिहासिक प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं, हम उनकी धरती से कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कविता मुझे याद आता है, Where the mind is without fear and the head is held high। ये कविता एक ऐसी सोच है जो आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी सोच को बाधाओं में बांध के नहीं रखेंगे। हमारी जो सोच है अब हम उसको प्रकट करेंगे और देश के लिए नए सपने देखेंगे, बंगाल के लिए नए सपने देखेंगे और आने वाले वक्त में उस सपनों को हम पूरा भी करेंगे। युवा, जिस देश का युवा विकसित होता है वो देश विकसित होता है। जिस देश का युवा पढ़ा लिखा होता है वो देश पढ़ा लिखा होता है। जिस देश का युवा कामयाब होता है वो देश कामयाब होता है। तो देश चलता है युवाओं से, और आज जो ये मंच है ये युवाओं का मंच है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, इसीलिए क्योंकि वो युवाओं की बात को जानना चाहते हैं। युवाओं जो बंगाल में जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उसके लिए आज वो हमारे बीच मौजूद है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उनकी एक कहावत थी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं इसको आज नई रूप देता हूं, तुम अपना विचार दो और मैं तुम्हें नई राजनीति दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अब बंगाल में कदम रख चुकी है। अब सिर्फ कदम नहीं रख चुकी है, अब पूरी मजबूती के साथ कदम रखी है और आने वाले वक्त में बंगाल की जनता को ये एक नया विकल्प बन के आने वाली है। शरद चंद्र पवार जी का विकल्प बन के आने वाली है। फैज अहमद जी के सोच के साथ ये पार्टी पूरे बंगाल में एक विकल्प बन के आने वाली है। ये आप लोग देखेंगे। फैज अहमद जी की सोच बहुत साफ है। वो राजनीति में हमेशा चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आए, जागरूक युवा आए, ईमानदार युवा आए। उनका मानना है कि शिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय ही आज के सबसे बड़े मुद्दे हैं, और ये मुद्दे हैं। आज देखिए देश में कितनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी होती है, युवा परेशान होता है, और सबको पता है कि युवा से ही देश चलता है। अगर एक फैमिली में एक युवा घर चलाने वाला है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उसकी परेशानी उसकी फैमिली की परेशानी बनती है। तो आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये सिर्फ पूरे इंडिया, पश्चिम बंगाल में भी यही हाल है। तो ये जो मंच है युवा मंथन, ये मंच से हम युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे, सड़क से लेकर विधानसभा तक करेंगे। ये सिर्फ मंच तक के प्रोग्राम नहीं है कि ये मंच पे हम लोग बोले और हम खत्म कर दिए, नहीं। ये प्रोग्राम सड़क से विधानसभा तक होगा। हम और आप साथ लड़ेंगे और इस युवाओं की बात को कामयाब करेंगे, युवाओं के सपनों को कामयाब करेंगे। ये मेरा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैज अहमद साहब का सपना है और हम इस सपने को आने वाले वक्त में जरूर पूरा करेंगे। आज एनसीपी यूथ का जो प्लेटफॉर्म बना है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे फैज अहमद जी ने बहुत मजबूती से कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर युवा खामोश रहे तो गलत लोग आएंगे और अगर युवा जागा तो देश बदलेगा। आज का कार्यक्रम विचार से विजय तक उसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो पहला प्रोग्राम हम लोगों ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बैनर पे किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फैज अहमद साहब भी मौजूद हैं, तो मैं आज इस मंच से आप लोगों से एक वादा चाहता हूं
अगर साथ देंगे तो दोनों हाथ खड़े करके उठा के आप ये बात बोलिएगा कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं है। आने वाले वक्त में क्या आप इस पार्टी और इस सोच के साथ है कि नहीं है? हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के साहब को दिखलाना है कि बंगाल का युवा उनके साथ है। दोनों हाथ उठा के दिखलाइए, हम साथ है, हम फैयाज के साथ है, हम एनसीपी पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं। और ये जो और एक और अनाउंसमेंट आज मैं कर रहा हूं कि ये जो युवा मंथन का प्रोग्राम है, ये एक सीरीज प्रोग्राम है। ये हावड़ा में इसका पहला हुआ है, आने वाले वक्त में कोलकाता में होगा एक बड़े लेवल पे इंशाल्लाह। उसके बाद बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट में 2026 चुनाव से पहले फैयाज अहमद जी के नेतृत्व में हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे, युवाओं की बात को जानेंगे, युवाओं की प्रॉब्लम्स को जानेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपनी पूरी मेहनत, पूरी मशक्कत कर देंगे। मुझे बंगाल की आवाम और आप लोगों से चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए कि आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। जो आज राजनीति सत्ता के लिए लड़ते हैं, आज हम लोग राजनीति अपने युवाओं के लिए लड़ते हैं, भलाई के लिए लड़ते हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं, महंगाई खत्म करने के लिए लड़ते हैं। तो इसका साथ आप लोग को देना है। तो मैं अपनी बात अब मैं खत्म करता हूं। उसके बाद हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि हम फैयाज अहमद साहब बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बांग्ला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान खालिद साहब का, जिन्होंने अपने जज्बात हमारे सामने रखे। उम्र बड़ी छोटी सी है उनकी, लेकिन जज्बा बड़ा बुलंद है। और यहाँ पे जानने वाले जितने लोग हैं वो ये जानते हैं कि अरसलान खालिद जिन चीजों को चाहता है उनको पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसे कामयाबी तक लेकर जाता है। हम लोग भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद, मुझे यकीन है कि लोग अपने दिल से उनके साथ देने, उनके साथ खड़े रहने का वादा कर रहे हैं। तो मैं अब तमाम लोगों के सब्र को खत्म करने जा रहा हूं, जो जनाब फैयाज अहमद साहब को और उनके इजहार ख्याल को सुनने के लिए आए थे। मैं फैयाज अहमद साहब को अपने एक शेर के साथ माइक पे आवाज देना चाहूंगा कि गुलों में रंग भरे, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चलो, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चलो भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैयाज अहमद साहब। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में कहीं सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे वेस्ट बंगाल नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अरसलान खालिद साहब, सैयद हबीबुर रहमान साहब और जो बहुत अच्छी अल्फाजों में एंकरिंग कर रहे हैं वकार आरिफ साहब, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितनी भी बातें यहां पर हुई, जितने भी जोश और जज्बे से लोगों ने अपनी बातों पर रखा, कभी कभी मन में ये सवाल आता होगा
ये बात तो बड़ी है, सोच तो बहुत बड़ी है, लोग हम चंद हैं, तो ये काम पूरा होगा कैसे? लेकिन मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे छात्र हैं, कुछ हमारे बड़े भी यहाँ बैठे हैं, आप किसी भी आंदोलन, किसी भी संघर्ष का इतिहास उठा के देखिए। हमारा अरसलान दुबला पत्ता जरूर लगता है और उम्र में भी छोटा है, तो याद रखो जब भगत सिंह ने शुरुआत की होगी तो उनकी क्या उम्र थी। याद रखो जब आजादी के आंदोलन की शुरुआत 1857 से पहले हुई थी, तब वहां कितने लोग थे। एक विचार है, एक विचार है, जिस विचार को लेके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, और अभी 10 जून को 1999 को ही जन्म हुआ था, 6 जून में हम लोग उसका डेयरी एनिवर्सरी मनाते हैं। मकसद क्या था? मकसद ये था कि देश के संविधान की जो वैल्यूज हैं उनको लेके लोगों के बीच में जाना, और वो हमने बहुत हद तक किया। आज फख्र के साथ ये कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा डेवलप कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है तो वो शरद चंद्र पवार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बारामती, उसको देश की सबसे डेवलप कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। जबकि वो महाराष्ट्र के वेस्टर्न इलाके, वेस्टर्न महाराष्ट्र के एक ऐसा हिस्सा था जहां पानी की समस्या हमेशा रहती, बगैर पानी के इंडस्ट्री नहीं लग सकती, और वहां पर उन्होंने वो तमाम काम करके दिखाए। तो आज आप लोगों के बीच में आने का यही मकसद है कि वो सोच को जो शरद पवार साहब लेके चले, आज हमारी नेता सुप्रिया सुले जी लेके चल रही है, उस सोच को हम बंगाल में लोगों तक किस तरह से पहुंचाएं। अब सवाल ये उठता है कि किस बदलाव की जरूरत है। इससे जो बात अभी हो रही थी कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, असल में जिस सिस्टम में हम रहते हैं, इस सिस्टम का एक स्वरूप ये है कि वो हमको होपलेस रखना चाहता है। ये जो कैपिटलिज्म का या फिर ये जो समाज की जो संरचना की जाती है, उसमें ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि एक बड़ा समाज का हिस्सा जो है होपलेस है। कालमार्क्स कहा करते थे ना कि तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या, वो जंजीरें जिनको तुमने जकड़ रखा है। हमारे पास खोने के लिए आज क्या है? जिस तरह के लोग आज इस देश के अंदर सत्ता कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, क्या छुपा नहीं है किसी से कि कितने बेशरम लोग, कितनी निर्लज्जता के साथ आज ऐसे लोग सत्ता में हमारे बीच में आ गए हैं जिनको साहूकार, जनता के साहूकार से कोई लेना देना नहीं। अभी इस देश के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पहलगाम के अंदर इस देश के 26-27 लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा गया। उसके बाद जो देश के अंदर हालात बने, इस देश के हर एक व्यक्ति, हर एक राजनीतिक दल ने सरकार का साथ दिया। उसके बाद क्या होता है कि आज साहब जो है बड़ी बड़ी जो है अपनी, वो कहते हैं ना, कौन सी मूवी थी वो गोविंदा की, राजा भैया, कौन सी, विराजू भैया, समथिंग लाइक दैट ना, कि वो कभी किसी दिन डॉक्टर बन जाते थे, डॉक्टरों के बीच में जाते तो कहते कि मेरा बचपन का सपना डॉक्टर बनने का था। अभी आज के दिनों में जो है ना, वो सेना के जवान बने घूम रहे हैं, बड़ा सा हेलमेट साइड में लेके, और आज ही जो है गुजरात में एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में जो पहलगाम में लोगों की हत्या हुई, उसके बाद जो पूंछ में हुआ, जम्मू कश्मीर के हमारे देश के इलाकों में हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। नफरत और क्रोनी कैपिटलिज्म, कहते हैं ना, फैसिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म का जो गठजोड़ इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है, वो इस देश के लिए निहायत ही खतरनाक है। अभी हम ढटोरा पीट रहे हैं कि हम दुनिया के अंदर 4थी नंबर की इकोनॉमी बन गए, लेकिन सच्चाई क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हमारे देश में कितनी है? ये सवाल आज पूछे जाने चाहिए। ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल आप लोग पूछेंगे। और याद रखिए, अगर ये सवाल हम लोग नहीं पूछेंगे तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।
वो पूछेगी हमसे, जब इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब इस देश में सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब इस देश में गरीबों से उनके अधिकार छीने जा रहे थे, जब इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? यह हमारी जिम्मेदारी है कि जैसा भारत, जैसा समाज हमको मिला, उससे बेहतर समाज हम अपनी अगली पीढ़ी को देके जाए। और लोग कहते हैं ना कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपॉलिटिकल। एक ये भी बड़ा एक कल्चर चला है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम अपॉलिटिकल हैं। याद रखिएगा, जो लोग धनी होते हैं और जो समाज में सत्ता कर रहे होते हैं, उनको ये बातें सूट करती हैं। एक गरीब व्यक्ति जब एक बच्चा जब किसी गरीब परिवार में पैदा होता है, अगर कोई ये बोल दे कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, तो वो राजनीतिक व्यवस्थाएं तो थी जो उसके परिवार को गरीब रखा गया, वो राजनीतिक व्यवस्थाएं तो थी कि उसके परिवार को अच्छे शिक्षा के मौके नहीं मिले, अच्छे रोजगार के मौके नहीं मिले। तो मैं आज आप लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं कि शुरुआत हुई है। वो कहते हैं कि चले चलिए चले चलना दलीलें काम रानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। मतलब पहली बात से कि क्या होगा, आपको भी पता है कि वेस्ट बंगाल के क्या हालात है, किसी से नहीं छुपे। अभी कुछ दिन पहले ही आज हम टीचर से मिलना चाहते थे, हमको मिलने नहीं दिया। एक स्कैम सामने आया है। एक शिक्षक जो है वो समाज की परिकल्पना करता है और उसको बनाता है। जो लोग सरकारी व्यवस्थाओं में शिक्षकों को भी अपॉइंट करने में अगर धांधली करते हो, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। मतलब इतनी दलीली सरकार है कि हमारी बहुत बड़ी ताकत भी नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता कि एनसीपी बहुत बड़ी वेस्ट बंगाल में पार्टी है। हम लोगों का एक डेलीगेशन शिक्षकों से मिलने जाता था, हमको रोक दिया गया। हम लोगों को डेलीगेशन जो है इजाजत नहीं दी। किस बात का डर है? कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल है इस प्रदेश सरकार का। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मत डरिए इस बात से। और वेस्ट बंगाल तो वो धरती है जिसने इस देश को हमेशा रास्ता दिखाया है, इस देश को सपने दिखाए हैं। और याद रखिएगा कि सपने और युवा ये अपने आप में पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सिनोनियम होते हैं। जो सपने नहीं देख सकता वो कभी युवा नहीं हो सकता। युवा जो है वो उभरते ही करके, ये भी जो बैठे हैं हमारे गार्जियन, ये भी युवा है, क्योंकि ये बेहतर समाज के सपने देख रहे हैं। तो हमको सपना देखना है, एक ऐसा सपना, और सवाल पूछते रहना है, अपने घर के अंदर भी, अपने मोहल्ले के अंदर भी, अपने समाज के अंदर भी। जिस दिन हमने सवाल पूछने की ताकत खो दी, उस दिन समझिए हमने सब कुछ खो दिया। सवाल पूछिए, क्या ऐसा ही क्यों है? आखिर एक दलित को आज भी उसके साथ भेदभाव क्यों होता है? आपको पता है, गुजरात के अंदर एक दलित व्यक्ति था, वो दुकानदार था, उसकी दुकान पे कोई सामान लेने के लिए आया, उससे उसने बच्चा बोल दिया। होता है ना, घर के बड़े होते हैं, कोई छोटा आता है तो उसको बच्चा बोल दिया। प्यार से उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई कि एक दलित आदमी ने किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को बच्चा कैसे बोल दिया। ये हमारे समाज की सच्चाई है। आर्जिकर में क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। इस देश की महिलाओं के साथ क्या परिस्थिति है। अभी देखिए कि हमारी जो कर्नल सोफिया करके, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री मध्य प्रदेश में, उनके बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आजकल शशि थरूर जी को अपने, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है उनको सर पे बैठाया हुआ है, लेकिन जब शशि थरूर जी के साथ किसी के भी, उनकी पत्नी थी या उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसके बारे में कैसे शब्द इस्तेमाल करते थे। हमारी राजनीति के अंदर महिलाओं की क्या परिस्थिति है। हमको टोकनिज्म के नाम पे रिजर्वेशन तो बहुत जगह दे दिया गया है, लेकिन लोग पति प्रधान बन के घूमते हैं। ये हमारी सच्चाई है। आप सोचिए कि इस देश के अंदर हम बोलते हैं देश सशक्त होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। आप बताओ देश है क्या?
तो मैंने भारत का नक्शा बना दिया कि ये देश है। देश होता है देश के रहने वाले लोगों से, जो देश के अंदर जो लोग रहते हैं। अब इस देश के अंदर 50% महिलाएं रहती हैं। देश का मजबूत होगा जब देश के लोग मजबूत होंगे। तो अगर आप 50% महिलाओं को उसमें शामिल नहीं करेंगे तो फिर वो देश मजबूत कैसे होगा। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो भी उम्मीद, जो भी मदद की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने आपसे होटल में भी इस बात को बोला था कि आप लोग आइए, पार्लियामेंट जब चल रहा होगा हम शरद पवार साहब के साथ बैठेंगे, हम उस पर पूरा विचार मंथन करेंगे कि कैसे करके पार्टी को आगे लेके जाना है। लेकिन हमें ऐसे लोगों को जोड़ना है जो जानते हैं कि समाज, या जो नहीं जानते तो उनको सेशंस के थ्रू हम उन लोगों को बताना है कि आखिर आज समाज की स्थिति क्या है, समाज की परिस्थिति क्या है। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जो जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों को जोड़ना है जो देश के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल सके। जो देश में हमने एक खूबसूरत जो गुलदस्ता बनाया था, आज उसको तोड़ने को, उसकी निष्ठा नाबूद करने को भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। फिर आगे चुनाव किस तरह से लड़ना होगा, चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी, किसके साथ अलायंस करना है, ये सारा काम हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर छोड़ना है। लेकिन हमें उससे पहले वहां पर ग्राउंड पे लगा, और बहुत ये मत सोचिए कि बहुत मुश्किल काम है। शरद पवार साहब ने जब कांग्रेस से अपनी पार्टी अलग की थी तो लोग कहते थे ये तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा एमएलए अगले इलेक्शन में लाके उन्होंने दिखाया। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता। तो आप कोशिश करिए और अपनी जिंदगी का, अपने दिन का 1 या 2 घंटा हमें राजनीति के लिए जरूर देना चाहिए।